तो दोस्तों अब हमारा यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन फॉर 2025 की नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुकी है। ईओ और एपीएफसी एग्जामिनेशन दोनों ही एग्जामिनेशन में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं दोस्तों। और उसी कड़ी में यह अभ्यास सीरीज आपकी बहुत मदद करेगी, जहां पे हम आपकी रिवीजन करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। अब दोस्तों यह है हमारा लेक्चर नंबर 14। उम्मीद कर रहा हूं इससे पहले जो 13 लेक्चर प्लस एक रिवीजन सेशन में आपके साथ ऑलरेडी ले चुका हूं, आपने उन सेशंस को भी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, उन सेशंस को भी देखिए, बिकॉज वहां पे हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रिटायरमेंट हो गया, फार्मिंग सेक्टर हो गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, हम कह सकते हैं हेल्थ सेक्टर की इंपॉर्टेंट स्कीम्स मैंने आपके साथ डिस्कस वहां पे की है। और पिछले सेशन में हमने दोस्तों मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और सुमन स्कीम को डिस्कस किया था, जहां पे उसी कड़ी को आज आगे लेके जाएंगे। आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाइक वन स्टॉप सेंटर, मिशन शक्ति, वर्किंग वुमेन हॉस्टल और आपका साक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के एमसीक्यूज हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों। एडुटैप आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही सुनहरा मौका दोस्तों। हमें से बहुत बच्चे बोलते हैं सर कि एडुटैप जो है हमें अगर क्या कोई स्पेशल ऑफर दिया जाएगा दोस्तों, तो उस स्पेशल ऑफर आपके लिए अब लेके आया दोस्तों। एडुटैप अपना अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर, या कह सकते हैं ऐसा ऑफर जो हमने अभी तक नहीं दिया है, वो हम लेके आए हैं दोस्तों फॉर आवर स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। अगर आप ईपीएफओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ईपीएफओ स्टूडेंट्स के लिए हम अपने सभी कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 60% ऑफ लेके आए हैं दोस्तों, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.edutab.in पे जाना है। वहां पे ईपीएफओ के कोर्सेज को आपको सिलेक्ट करना है और वहां पे आपको कोड यूज करना है वन टाइम 60। तो दोस्तों इस चीज के बारे में याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑफर आपको मिल रहा है अभी 3 अगस्त 2025 तक। ठीक है, तो फटाफट में चाहिए दोस्तों, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और इस कूपन कोड को यूज करके ऑफर जो है यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके कोई नियर एंड डियर वंस एसबीआई या किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो आरबीआई इरडा रिगार्डिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। अगर हम रेगुलेटरी बॉडीज आरबीआई नाबार्ड की बात करें, तो वहां पे फ्लैट 74% ऑफ दे रहे हैं। ठीक है जी, बैंकिंग एग्जामिनेशन में फ्लैट 75% ऑफ मिल रहा है। और अगर हम बात करें एफसी एग्जामिनेशन में, तो वहां पे फ्लैट 63% ऑफ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। और पहला सवाल दोस्तों जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेशन में दिया था। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे बहुत क्लियर कट मेंशन किया गया है दोस्तों। प्रेग्नेंट वुमेन और आशा वर्कर्स को क्या एक्सक्लूड किया गया है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। प्रेग्नेंट वुमेन और आशा वर्कर्स को तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, एक्सक्लूड नहीं इंक्लूड किया। ये तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स है हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम्स की। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना। हाँ, ये पढ़ा था हमने, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई लोग काम कर रहे हैं तो वो वुमेन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज उनके लिए डिफरेंट जो आप कह सकते हैं बेनिफिट्स हैं, वो सरकार उनको ऑलरेडी उनकी जॉब में देती है, दैट इज वाई दे आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की पहली स्कीम के ऊपर, जो कि है आपकी मिशन शक्ति स्कीम। अगर आप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम समझते हैं, तो यहाँ पे दो बहुत ही बड़ी अम्ब्रेला स्कीम्स हैं। एक आती है मिशन शक्ति, दूसरी आती है मिशन वात्सल्य। मिशन शक्ति जो स्कीम है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्कीम सरकार लेके आई थी जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारी वुमेन्स हैं उनको किस तरह से हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके और हमारी वुमेन्स को एम्पावर कर सके। उस कंटेक्स्ट में सरकार लेके आई थी मिशन शक्ति स्कीम, जिसके अंतर्गत सरकार ने फर्दर ऑन दो डिविजन्स की। एक लेके आया समर्थ कंपोनेंट और एक लेके आया आपका संबल कंपोनेंट। संबल कंपोनेंट जो है दोस्तों, वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, यानी कि संबल, हम अपनी महिलाओं को क्या कहते हैं, संभल संभल के चलिए, बिकॉज बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता। तो यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कौन करता है? संभल कंपोनेंट करता है। और समर्थ कंपोनेंट किसकी बात करता है? आपकी एम्पावरमेंट की। तो ये मैंने आपको ब्रीफ बताया दोस्तों, इसके बारे में और भी डिस्कशन करूंगा आज के सेशन में फर्दर ऑन। अब आपको मुझे बताना है कि मिशन शक्ति के रिगार्डिंग ये कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है दोस्तों, जो नारी अदालत मिशन है या नारी अदालत स्कीम है अंडर द मिशन शक्ति, वो एक ऑल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेसल देता है वुमेन्स को एट द ग्रास रूट लेवल। दूसरा है
द स्कीम सबज्यूम स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एंड वन स्टॉप सेंटर। क्या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आपकी वन स्टॉप सेंटर इसके अंदर सबज्यूम होती है या नहीं? मातृ वंदना योजना तो पिछली बार ही पढ़ाई है, होमवर्क क्वेश्चन भी करवा दिया। तो बताइए, मैंने पढ़ाया था आपको कि किसके पार्ट है, किस स्कीम का पार्ट है। तो क्या वहां पे हमने पढ़ा था मिशन शक्ति का पार्ट है या नहीं है? फिर अंडर द संबल कंपोनेंट वुमेन कैन रिसीव फ्री लीगल एड फॉर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थ्रू द ग्राम पंचायत कोर्ट्स। क्या यार आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी यहाँ पे जो हैं वो मैनेज किए जा सकते हैं? बताइए। और फिर आ जाता है सभी के सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए समझिए, मैंने आपको बोला संबल कंपोनेंट जो है वो बात करता है सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात। अब सेफ्टी सिक्योरिटी में सरकार ने बोला कि हमें सेफ्टी सिक्योरिटी देनी है। उसमें सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम महिलाओं को एक ऐसा एफर्ट लेके आ रहे हैं जहां पे हम उनको सिक्योर फील करवा पाए। अब सिक्योरिटी में क्या है, हमने यहाँ पे मोटा मोटा चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया, पांच चार इंपॉर्टेंट स्कीम्स। कौन सी? वन स्टॉप सेंटर स्कीम, फिर आ जाती है आपकी वुमेन हेल्पलाइन, क्योंकि ये सेफ्टी की बात है ना, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? देखो यार, जेंडर बेस्ड सिलेक्शन, जेंडर बाय सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों आजकल के टाइम पे। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, भ्रूण हत्या आप सबने सुनी होगी, लड़कियों को कितना मारा जाता था। अब उनकी सेफ्टी ही तो है ना, उनका बर्थ होना, गर्ल बर्थ करना सेफ्टी ही तो है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संबल कंपोनेंट का पार्ट बना। और फिर आया है नारी अदालत, एक नया कंपोनेंट ऐड किया सरकार ने, नारी अदालत। बिल्कुल सही है जी, एक ऑल्टरनेट ग्रीवांस सिस्टम हमने स्टार्ट किया है वुमेन्स को उनके राइट्स देने के लिए। अब यहाँ पे किस तरह के केस आते हैं? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स नहीं आते हैं यहाँ पे। केस आते हैं जैसे हरासमेंट का केस हो गया जी, कोई हरासमेंट हो गई है, ठीक है, कोई उनके जो नॉर्मल अधिकार हैं, जो कटेलमेंट ऑफ द राइट्स, जो वुमेन्स के नॉर्मल अधिकार हैं कि यार वुमेन रह रही हैं, उनको डिग्निफाइड तरीके से रहने नहीं दिया जा रहा है, उनको बोला जाता है कि आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, जो उनके प्रॉपर जो एक रहने के राइट्स होते हैं ना, उसके बारे में बात करता है। उन तरह के जो आप कह सकते हैं ग्राम पंचायत लेवल पे मसले सुलझाए जा सकते हैं ना, उनको यहाँ पे सुलझाया जाता है। देखिए प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कभी भी ग्राम पंचायत लेवल पे नहीं सुलझता। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इज नॉट मेंट, वो ग्राम पंचायत पे कैसे सुलझेगा? आप कभी ये तो ना बोले कि पंचायत ने फैसला दिया मैं अपनी प्रॉपर्टीज को दे दूं, आप कभी भी नहीं होता ये चीज। आप कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, तो ये वाला चीज अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचो ना, तो भी आप समझ पाओगे कि यार ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स क्या ग्राम पंचायत लेवल पे सेटल हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। एक तरफ से आप कह रहे हैं वुमेन को एम्पावर करना है, वुमेन को सेफ्टी सिक्योरिटी देनी, और हम बोले प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स ग्राम लेवल पे हो जाए, नहीं हो पाएंगे ना। तो आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में एक चीज पे ध्यान देना है, हमें बहुत ही प्रैक्टिकल होके बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट्स को समझना है, तभी हम इन आंसर्स को आप कह सकते हैं काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, जो कि समर्थ्य कंपोनेंट के ऊपर आता है। अब आपको बताना है जी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है समर्थ कंपोनेंट को लेके। ठीक है जी, सामर्थ्य कंपोनेंट को लेके अब देखिए कौन सी स्टेटमेंट है। पहला बात क्या, सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, क्या सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाती है? नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी तो संभल कंपोनेंट की बात है, संभल संभल के चलो। सेफ्टी और सिक्योरिटी तो संभल की बात करोगे ना। इट विल एम्पावर एक्सेसिबिलिटी एंड इंटीग्रेट ऑल एफर्ट्स एंड वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव टुवर्ड्स द सेफ्टी प्रोटेक्शन। है, सेफ्टी प्रोटेक्शन की बात तो यहाँ पे नहीं की गई है। फिर आया जाता है जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका कंपोनेंट है? बिल्कुल नहीं है। मैं अभी पढ़ा के हटाऊं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किसका कंपोनेंट है? ये संबल का कंपोनेंट है। और स्वधार गृह इसके अंडर एक कंपोनेंट है जो कि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में वुमेन की हेल्प करता है, वो बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें समर्थ कंपोनेंट की, तो समर्थ कंपोनेंट बेसिकली क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है कि यार जो वुमेन्स हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं या डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रही हैं, उनको हम कैसे एक्सेसिबिलिटी दे पाए ताकि वो अपना काम बेहतर कर पाए और उनको हम एम्पावर कर पाए। अब यहाँ पे आती है दोस्तों शक्ति सदन, एक चीज बनाई गई थी जो कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए दिया जाता है। सुधार गृह बनाया गया, जो वुमेन्स डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में रहती हैं उनको एम्पावर करने के लिए प्रॉपर शेल्टर चाहिए, एक घर चाहिए, तो सुधार गृह लेके आया गया ताकि वो खुद एम्पावर करना है, सेफ्टी नहीं एम्पावर कर रहे हो उनको, क्या आप खड़े हुए अपने पैरों पे। उजावला स्कीम सरकार लेके आई थी। फिर अनमैरिड गर्ल्स जो हैं, ठीक है ना, अगर हम बात करें अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनको बोला है कि भाई आप आइए, अगर 18 साल से कम में उनकी, आप चाइल्ड मैरिज को रोकना चाहते हैं। फिर आपने बनाया दोस्तों यहाँ पे एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल, जिसको शक्ति निवास नाम बोला जाता है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेशनल क्रैश स्कीम जिसको आप पालना स्कीम भी कहते हैं, वो इसका पार्ट है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना समर्थ कंपोनेंट का पार्ट है, बिकॉज ये भी एम्पावरमेंट की बात करता है। बिकॉज मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्टिव क्या था मातृ वंदना योजना के अंदर, जो पिछले सेशन में बता रहा था मैं, कि यार अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी के कारण उसको कोई लॉस, वेजिस का लॉस हो रहा है, तो वो वेजिस का लॉस कैसे वो उसको हम आप कह सकते हैं कंपेंसेट कर सके, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। इसलिए समर्थ्य कंपोनेंट का पार्ट है, क्योंकि सेफ्टी की बात नहीं है, वो आपको एम्पावर ही तो कर रहे हैं। तो ये चीज याद रखना, ठीक है जी। अब समर्थ कंपोनेंट के अंदर ही दूसरा चीज आई है दोस्तों, कि समर्थ कंपोनेंट के अंदर एक ऐसा कौन सा मैकेनिज्म स्टार्ट किया गया है जो कि कन्वर्जेंस की बात करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की। तो उसका नाम क्या है दोस्तों, ये आपको मुझे बताना, शक्ति केंद्र समूह, महिला सहायता केंद्र, नारी सेवा केंद्र, या फिर हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो दोस्तों यहां पे आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एक नया कंपोनेंट बनाया गया है समर्थ कंपोनेंट के अंदर, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को लेके हैं, ताकि जो वुमेन की आप कह सकते हैं एक तरह से ना, उन सबको इकट्ठा कर लीजिए और कहीं ना कहीं जो मैकेनिज्म्स हैं उनको इस तरह यूटिलाइज कीजिए कि जो वुमेन की एम्पावरमेंट करने का हमारा जो लक्ष्य है मिशन शक्ति के अंदर, हम उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। और एक चीज और याद रखना कि वैसे तो चांस बहुत ही कम है, बट क्योंकि यार यूपीएससी है, वो कुछ भी पूछ सकता है, कई बार इन डेप्थ जाके भी सवाल पूछता है, और अब तो हमारी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो हमें चीजों को अच्छी तरह पढ़ना ही है। तो याद रखना यहाँ पे महिला शक्ति केंद्र, ठीक है, महिला शक्ति केंद्र और महिला पुलिस वॉलंटियर, तो ये सरकार की पहली दो स्कीम्स थी, जो कि अभी जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी मिशन शक्ति, तब तो इनको ले आए थे समर्थ कंपोनेंट के अंदर, बट बाद में सरकार ने इन दोनों स्कीम्स को डिसकंटिन्यू ही कर दिया है। महिला शक्ति केंद्रास और महिला पुलिस वॉलंटियर दोनों स्कीम्स को ही सरकार ने डिसकंटिन्यू करते, तो ये याद रखना कि ये स्कीम अभी रनिंग ही नहीं है, डिसकंटिन्यू कर दी है सरकार ने। ठीक है जी, तो ये था दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग मिशन शक्ति स्कीम। अब देखिए मिशन शक्ति स्कीम से ही आगे स्कीम्स निकलेंगी, वन स्टॉप सेंटर, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, जो कि हम बात कर सकते हैं, ठीक है, पालना स्कीम की बात करते हैं, नेशनल क्रैश स्कीम की बात करते हैं, तो ये सारे की सारी स्कीम्स यहीं से ही निकलेंगी। उसी कंटेक्स्ट में ही आज दो स्कीम्स आपके साथ डिस्कस करके जा रहा हूं, जिसमें से अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ठीक है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों वन स्टॉप सेंटर स्कीम। अब बात करते हैं वन स्टॉप सेंटर के ऊपर, आपको मुझे बताना यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट वन स्टॉप सेंटर को लेके करेक्ट है। अगर वन स्टॉप सेंटर की बात करो दोस्तों, तो 2015 में सरकार लेके आई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना। देखो नाम क्या है, वन स्टॉप सेंटर, आपने इसको नाम से समझो, वन स्टॉप सेंटर, यानी कि यार जो भी वुमेन जिनके साथ वायलेंस हो रहा है, किसी प्राइवेट स्पेस में या पब्लिक स्पेस में हरासमेंट हो रही है, उनके लिए हम एक काइंड ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे एक ऐसा सेंटर बना दे कि यार वो वहां पे आके रह सकें, वहां पे उनको एक एक वन स्टॉप सेंटर बना दे। हम बात करते हैं ना वन स्टॉप सेंटर होना चाहिए, वो चीज यहाँ पे लेके आई थी। अब यहाँ पे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला चीज ये पूछा है कि यार ये संबल वर्टिकल कंपोनेंट है, हमने अभी पढ़ा था संबल का है या समर्थ का है, क्योंकि ये सेफ्टी की बात करता है तो संबल कंपोनेंट का पार्ट है, बिल्कुल सही। ये ऑपरेशनलाइज सिर्फ वर्किंग आवर्स पे टाइम पे होता है, वीकेंड्स पे नहीं होता, तो ये यार ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये अगेन स्टेटमेंट अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो एक क्वेश्चन का पता चल गया कि यार ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए हम कह रहे हैं कि वन स्टॉप सेंटर है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे एक्सेस दे सकते हैं, काइंड ऑफ रूफ दे सकते हैं, ताकि वो फाइट कर सके किसी फॉर्म ऑफ वायलेंस के साथ। एक सॉर्ट ऑफ हम घर दे रहे हैं, एक सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम ये कहेंगे कि यार सिर्फ वर्किंग आवर्स में मिलेगा, वीकेंड पे नहीं देंगे। इमरजेंसी कभी आती है कि यार वीकेंड के टाइम पे इमरजेंसी नहीं आएगी? ऐसा नहीं ना हो सकता। ठीक है, अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़ो, एम्स टू प्रोवाइड इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज अंडर वन रूफ टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस। ये बिल्कुल सही, बिकॉज यही ये करना चाहता है। तो यहां पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 3 यहां पे राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगली स्कीम, अगली क्वेश्चन के ऊपर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वन स्टॉप सेंटर स्कीम हियर। अब यहां पे बोला गया है कि वन स्टॉप सेंटर के अंदर सिर्फ उन्हीं वुमेन्स को जिनकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है उनको कैटर किया जाता है, और ये माइनस को कैटर नहीं करती। ठीक है जी, अब आप देखिए अगेन इंपॉर्टेंट चीज है यार, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं। हम कह रहे हैं कि हम एक महिलाओं को सेफ्टी देना चाहते हैं, और हम क्या ये कहेंगे कि जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं सिर्फ उनको सेफ्टी देंगे, माइनर्स को नहीं देंगे? बिकॉज आजकल के टाइम पे तो अगर हम बात करें माइनर्स के साथ ही कितना कुछ होता है, माइनर्स के साथ कितना बुरा होता है।
माइनर गर्ल्स के साथ, तो उनके लिए क्या अलग से कोई स्कीम है सरकार की या इसी के अंडर इंक्लूड किया गया है? तो ये स्टेटमेंट हमें ये देखनी पड़ेगी। दूसरी स्टेटमेंट ये पूछ रही है कि ये इंटीग्रेट करता है सर्विसेज सच एज एफआईआर एप्लीकेशंस हो गई, साइकोसोलॉजी साइको सोशल सपोर्ट हो गया, लीगल काउंसलिंग होगी। क्या ये दिया जाता है कि इमरजेंसी रिस्पांस की बात करें, हम बात करें मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होगा, यार आपको एक एफआईआर करवानी है, साइकोलॉजिकली वुमेन्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होगा, लीगल काउंसलिंग चाहिए होगी, एक शेल्टर चाहिए होगा। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इतना ज्यादा कई बार वायलेंस में वुमेन्स घबरा जाती हैं, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप कोर्ट में ये, तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसकी बात होती है आजकल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो। तो क्या ये सब इसके अंडर इंक्लूड है? और क्या वन स्टॉप सेंटर्स को सखी सेंटर्स भी बोला जाता है, बताइए। ठीक है जी। अब यहां पे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखिए इनकरेक्ट पूछा गया, तो दोस्तों यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की महिलाएं, चाहे वो 18 साल की हैं, चाहे वो माइनर गर्ल्स हैं, अगर वो वायलेंस से अफेक्टेड है उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। अब इनकी जो फंडिंग है वो कौन किसके अंडर आते हैं? वो आते हैं निर्भया फंड के अंडर। ठीक है, निर्भया फंड के अंदर ये स्कीम रन की जाती है। अब ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि हमने ये स्कीम लॉन्च की, इसको बोलते हैं सखी सेंटर, कि भाई हमने कहा कि अगर वुमेन किसी पे एडवर्स सिचुएशन में है तो उनको एक ही जगह पे सब कुछ मिले। जहां पे अगर आप बात करें, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, हम कहते हैं यार किसी वुमेन के साथ बहुत बुरा हुआ, उसको क्या क्या चाहिए होगा? वायलेंस, कुछ भी हो, वायलेंस हुआ, कोई भी बुरा काम हो, क्या हो गया? सबसे पहले तो यार उसको एक इमरजेंसी रिस्पांस और एक रेस्क्यू सर्विस चाहिए होगी, यानी कि इमरजेंसी में वो कहीं पे भाग सके। वहां पे उसको जब वो जाएंगे सबसे पहले कहिए मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होगी, तो मेडिकल असिस्टेंस ये देती है। मेडिकल असिस्टेंस के बाद क्या चाहिए होगी? यार अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ है तो आपको एफआईआर करवानी पड़ेगी, एफआईआर फाइलिंग असिस्टेंस दी गई। आप साइकोलॉजिकली ब्रेक हो जाओगे अगर कुछ ऐसा होता है, तो साइको असिस्टेंस दी जाती है, सोशल असिस्टेंस दी जाती है। फिर अगर आपको कोई आगे केस लड़ना है, कुछ भी करना है, तो लीगल असिस्टेंस दी जा रही है। अगर आपको लीगल असिस्टेंस दी जा रही है तो ऑब्वियसली बात है अगर आपसे कुछ बुरा हुआ है तो आपको एक रहने की जगह भी तो चाहिए, आपको शेल्टर दिया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इसी सेंटर से दोस्तों आपको ये भी कहा जा रहा है कि यार अगर हमें लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, तो इसलिए उसको बोला जाता है सखी सेंटर। तो सखी सेंटर का यहाँ पे मतलब ही बेसिकली ये है कि आप वुमेन्स को एक कह सकते हैं पूरा का पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लोकेशन प्रेफरेंस, लोकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अब देखिए यहाँ पे तीन तरह की प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है दोस्तों। अब आपको मुझे बताना है इस कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट प्रेफरेंस ये बोलता है दोस्तों कि आपको 132 स्क्वायर मीटर के अंडर अंडर एक सेपरेट आप कह सकते हैं एटलीस्ट 5 रूम्स का सेपरेट एक आपको सेंटर बनाना चाहिए। दूसरी प्रेफरेंस ये करता है कि यार आप अगर 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट बिल्डिंग है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या ये कहता है? तीसरी प्रेफरेंस करता है कि आप न्यू सेंटर्स जो हैं, ठीक है ना, या फिर बोल रहा है तीसरी प्रेफरेंस करता है कि आपको विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में पुलिस स्टेशन बनाना पड़ेगा। क्या ये कहता है? क्या ये कहता है कि यार पुलिस स्टेशन बनाना है? मिनिमम लैंड एरिया रिक्वायर्ड फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन इज 300 स्क्वायर मीटर, क्या ये बिल्कुल है यार? क्या ये होता है यहाँ पे? थोड़ा समझते हैं दोस्तों स्कीम के बारे में। अब अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत है। देखिए तीसरी प्रेफरेंस कहता है हमें नया सेंटर जो है वो बनाना चाहिए जिस दिन मेडिकल फैसिलिटी जो 2 किलोमीटर किसी एबडक्टेड लैंड में 2 किलोमीटर के अंदर अंदर, पुलिस स्टेशन की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है मेडिकल सेंटर भी होना चाहिए। आपने हॉस्पिटल यूज किए हैं, आपने काइंड ऑफ घर बना दिए, बट 2 किलोमीटर रेडियस ऑफ हॉस्पिटल के अंतर्गत आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं हमें सेमी गवर्नमेंट वर्किंग वुमेन, कुछ ना कुछ आपको वर्किंग वुमेन हॉस्टल, जो भी वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हैं या आप कह सकते हैं एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसके अंतर्गत 2 किलोमीटर के रेडियस में आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको नया सेंटर बनाना है। ये बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है अंडर दी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। ठीक है जी, हमारी 2 स्कीम्स कंप्लीट हो गई। मिशन शक्ति के बारे में हमने जाना और उसी की एक स्कीम है वन स्टॉप सेंटर, उसके बारे में हमने यहाँ पे जान लिया। अब बात करते हैं हमारी आज की अगली स्कीम के ऊपर जिसका नाम है वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है यार। देखिए अब ये यहाँ पे याद रखिए, अब ये स्कीम जो आएगी यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है जो महिलाएं वर्किंग हैं यार, उनके साथ आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट भी हैं या आप कह सकती हैं डाइवोर्सी हैं बट वो काम करना चाहती हैं, ठीक है, डिपेंडेंट हैं, तो उनको यहाँ पे एक सेफ अफोर्डेबल और एक आप कह सकते हैं कन्वीनियंटली अकोमोडेशन प्रोवाइड करना ऑब्जेक्टिव है वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम का। अब यहाँ पे उसी कंटेक्स्ट में मैंने आपसे सवाल पूछा है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। उन्होंने बोला है कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल के अंतर्गत गर्ल्स जो हैं 18 साल तक, यानी कि बेटियां जो हैं 18 साल तक
और लड़के 5 साल तक रह सकते हैं वर्किंग मदर्स के साथ। क्या सही है जी? क्या 18 साल तक लड़कियां रह सकती हैं या 12 साल तक रहती हैं? दूसरा है प्रेफरेंस गिवन दी जाएगी टू द वुमेन फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन एंड देयर इज आल्सो रिजर्वेशन फॉर फिजिकली चैलेंज बेनिफिशियरीज। कैसा है जी? रिजर्वेशन है दी जाती फिजिकली चैलेंज बेनिफिशियरीज के लिए या नहीं दी जाती? क्या यार डिसएडवांटेज सेक्शन को प्रेफरेंस दोगे या नहीं दोगे? तीसरी स्टेटमेंट है वर्किंग वुमेन आर एलिजिबल फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन इवन इफ देयर इमीडिएट फैमिली रिजाइड्स इन द सेम सिटी और एरिया। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है? अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। देखिए क्या है, अगर आप हॉस्टल एकोमोडेशन में अगर आपकी फैमिली साथ में ही रहती है तो नहीं आप रह सकते। यहाँ पे ये क्या बोला गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। यहाँ पे बोला गया है सिंगल है, कोई विडो है, कोई डाइवोर्सी है, कोई सेपरेटेड है, या फिर कोई मैरिड लड़की है बट वो सेपरेटली रह रही है, तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपका घर उसी एरिया में तो नहीं बोला कि यार आप हॉस्टल में ले जाइए, ठीक है ना? तो नहीं बोला गया। अगर आपकी इमीडिएट फैमिली यहीं पे रहती है तो नहीं कहते, कहते कि अगर आप कहीं बाहर रहते हो और आपकी इमीडिएट फैमिली नहीं है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। फिर ये बोला गया है कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो उनको बोला गया यार एक साल के अंदर, 1 साल की आपको ट्रेनिंग है, उसके लिए आप यहाँ पे ट्रेनिंग में आइए। 30% हॉस्टल की जो वैकेंसी सीट्स हैं, यानी कि 30% सीट्स जो हैं वो हम लोग वर्किंग वुमेन्स के लिए रख जाते हैं। अगर कोई लड़की वो वर्किंग वुमेन है तो ये याद रखना है। डिसएडवांटेज सेक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है दोस्तों। बेनिफिशियरीज ऑब्वियसली बात है, जो फिजिकल चैलेंज बेनिफिशियरीज है उनके लिए भी रिजर्वेशन रखी गई है यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम। वुमेन अंडरगोइंग जॉब ट्रेनिंग आर एलिजिबल रिगार्डलेस ऑफ ट्रेनिंग ड्यूरेशन। देखो ये तो मैं अभी पढ़ा के हटा हूं कि अगर ट्रेनिंग के अंडर हो तो क्या यार ड्यूरेशन नहीं है ऐसा, तो अभी बता के हटा हूं ये तो। वर्किंग मदर्स कैन ऑल्सो अवेल ऑफ सर्विसेज ऑफ द डे केयर सेंटर अंडर द स्कीम। द स्कीम इज अ पार्ट ऑफ अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑफ मिशन शक्ति। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो दोस्तों यहाँ पे भी पहली ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो यार अगर हम इस क्वेश्चन को देखें अभी, पहले क्वेश्चन को, ठीक है, हमने बोला कि जो गर्ल्स हैं 18 साल तक रह सकते हैं। अगर यह गर्ल्स और बॉयज 18 साल और 5 साल तक, 18 साल तक लड़कियां 5 साल तक लड़के, तो इसका मतलब डे केयर फैसिलिटी तो यूज हो ही रही है ना? तो ये स्टेटमेंट सही होगी। अब क्या है, मिशन शक्ति का पार्ट है, बिल्कुल अभी तो पढ़ के आए मिशन शक्ति से, उसी से तो निकल के आई है स्कीम, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए अगर यार आप ट्रेनिंग के अंदर है तो आपको 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाता है, और ये भी बोला जाता है कि अगर आपकी ट्रेनिंग लग जाती है 1 साल के बाद या आपकी जॉब लग जाए तो आप विद इन 6 मंथ, हमें यहाँ पे विद इन 6 मंथ बाद आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया भी है। इनकम क्राइटेरिया क्या है? 50,000 पर मंथ। अगर आपकी सैलरी 50,000 तक ही है तो आप मेट्रो सिटीज में इसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर 35,000 प्रति मंथ है तो आप नॉन मेट्रो सिटीज में ले सकते हैं। और अगर आपकी लिमिट, अगर आपकी सैलरी, लेट्स से मेरी सैलरी 60,000 होगी, पहले 50 थी अब 60 हो गई, पहले 35 थी अब 40 हो गई नॉन मेट्रो सिटीज में, तो वहां पे यार सरकार ये कह रही है, स्कीम ये कह रही है कि भाई 35,000, देखो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर, नॉन मेट्रो, ठीक है? तो आप 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी इनकम क्राइटेरिया आपका कह सकते हैं एक्सीड करता है तो यार आप हॉस्टल को लीव कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे बोली गई है। बाकी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं यार, तो आप कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल की होती है, मैक्सिमम 3 इयर्स की ड्यूरेशन ऑफ स्टे दी जाती है। बट यहाँ पे सरकार ये बोलते हैं कि अगर कोई रीजन हो, स्पेशल रीजन, तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके 5 साल तक भी किया जा सकता है, ठीक है जी? अब बात करते हैं हमारे आज की अगली स्कीम के ऊपर, जो कि है साक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। अब देखो यार ये ना बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है, बताता हूँ क्यों। हम कहते हैं, देखिए क्या थी पहले ना, एक सरकार ने स्कीम निकाली थी पोषण, जिसका नाम था पोषण अभियान, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर्स हॉलिस्टिक न्यूट्रिशनल अवेयरनेस स्कीम। पोषण अभियान बेसिकली क्या थी, वो सरकार ने लॉन्च की, जिसका काम था माल न्यूट्रिशन को टारगेट करना। फिर सरकार ने देखा कि एक और स्कीम हम लॉन्च, जिसका नाम है साक्षम आंगनवाड़ी स्कीम, या इसको सक्षम आंगनवाड़ी भी कई लोग बोलते हैं, सक्षम या साक्षम आंगनवाड़ी स्कीम। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के जो मेन गोल थे वो सेम ही थे। सक्षम आंगनवाड़ी में भी कहीं ना कहीं आप माल न्यूट्रिशन को कैटर कर रहे थे। आप कह रहे थे कि यार चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, उससे कैटर कैसे देखा जाए, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और पोषण भी यही कर रहा था। तो दोनों को क्लब करके आपने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम जो है वो 2021 में स्टार्ट कर दी, ठीक है जी? अब एक स्कीम और आती है जिसका नाम है पीएम पोषण। मैंने क्यों बोला है, क्यों पोषण का नाम लिया था? पीएम पोषण, इसको बोलते हैं पोषण शक्ति निर्माण। अब यार ये स्कीम ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, और ये बेसिकली क्या है, जो आपने नाम सुना होगा मिड डे मील स्कीम, ये उसी का कहीं ना कहीं अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये डिफरेंस याद रखना कि पीएम पोषण स्कीम है, पर वो
आपकी न्यूट्रिशन वाली नहीं है, वो पोषण शक्ति निर्माण स्कीम है। और पोषण 2.0 जो है, अब जो न्यूट्रिशन वाली है वो यहाँ पे मर्ज हो चुकी है। ठीक है जी। अब बात करते हैं दोस्तों सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 अभियान के बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि पोषण अभियान जो है वो भी कंटिन्यू करता है कि जो भी आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स एंड द एज ऑफ 11 to 14, क्या यार उसको पोषण अभियान कैटर करते हैं या कोई और कैटर करते हैं। फिर लिखा गया है चाइल्ड आधार कार्ड इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू एक्सेस द बेनिफिट्स अंडर द स्कीम। द ओनली प्री कंडीशन फॉर अवेलिंग द सर्विसेज रजिस्ट्रेशन विद आधार आइडेंटिफिकेशन एट द नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर्स। और इसमें लिखा स्कीम डज नॉट कवर एडोलेसेंट गर्ल्स रिजाइडिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे दोस्तों स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी सही है कि यार एक ही प्री कंडीशन रखी है कि आप आधार आइडेंटिफाइड जुड़ गए अपने नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर। अब थोड़ा सा स्कीम को समझते हैं। ये स्कीम भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ही आती है और इसका सबसे ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि हमारा जो मेन कंसर्न है इंडिया में न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन बच्चे हो रहे हैं उन चैलेंज को कैसे हम लोग कैटर कर सके। अब यहाँ पे हम लोग किसको कैटर करते हैं? याद रखिए चिल्ड्रन जो कि 6 साल तक हैं, एडोलिसेंट गर्ल्स जो कि 14 से 18 साल तक की एडोलिसेंट गर्ल्स हैं, फिर आ जाता है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, उनको हम यहाँ पे कैटर करते हैं। अब ये स्कीम ऑब्वियसली माल न्यूट्रिशन की बात करता है, तो यहाँ पे एक ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद रखना, इसी स्कीम के अंतर्गत ये भी बोला गया है कि किस स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैटर करता है। तो ये बेसिकली दोस्तों SDG 2 जिसको आप बोलते हैं जीरो हंगर, और SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, दोनों को ही देखता है। माल न्यूट्रिशन की बात भी करता है बट कहीं ना कहीं एजुकेशन की बात भी करता है। और मैंने इसलिए लिखा था SDG 4 क्योंकि बहुत बार बच्चे SDG 2 समझ लेंगे कि यार हंगर की बात तो करेगा ही करेगा, SDG 4 भूल जाओगे, तो वो भी याद रखना। ठीक है जी। अब देखो क्या है कि अगर आप स्कूल्स में जाओगे तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ डाइट्स की बात कर रहा है, वो कह रहे हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स की बात कर रहा है। फिर ये कहता है कि यार जो लोकल फूड है ना उसको प्रमोट करो, लोकल डाइट को प्रमोट करो। फिर उन्होंने बोला है कि यार जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल आपकी नॉलेजेस है उनको यूज करो, ताकि जो ट्रेडिशनल फूड हम यूज करते थे उसको यूज करो यार, उसको लेके आ जाओ। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट याद रखना। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मोटा मोटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोटा मोटा हमारी 3 या 4 बेसिकली काइंड ऑफ स्कीम है जिनको हमने यहाँ पे मर्ज किया। कौन से थे? पोषण अभियान, आंगनवाड़ी, ठीक है जिसको आप सक्षम आंगनवाड़ी कहते हो, अर्ली चाइल्डहुड केयर इंस्टीट्यूशन, और आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो हमारा नेशनल न्यूट्रिशन, जो हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, उनको बेसिकली आपने यहाँ पे सप्लीमेंट किया, इकट्ठा किया और स्कीम को लॉन्च यहाँ पे कर दिया है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं सक्षम आंगनवाड़ी की, तो वहाँ पे बेसिकली एडोलिसेंट गर्ल्स जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है। तो ये आपको चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आज के होमवर्क क्वेश्चन के ऊपर। आपको मुझे बताना यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखिए मैंने काफी चीजें आपको बता दी हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। फटाफट में दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बाकी दोस्तों जैसा मैंने आपको सेशन की शुरुआत में बताया था कि हम आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आए हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं तो आप हमारे एडोटैप कोर्सेज के साथ जा सकते हैं, जहां पे अब आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है हमारे EPFO कोर्सेज के ऊपर। कोड है 1x60। बट अब कोर्सेज कौन से हैं दोस्तों? जो हमने आपको कोर्सेज दिए हैं, ये 3 तरह के कोर्सेज हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, जिनमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बने, जो आपका टारगेट है आप उसको अचीव कर पाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूं, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने कभी भी यूपीएससी की तैयारी नहीं की है, आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि ऐसा एग्जाम होता है, और आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है दोस्तों, तो आप हमारे मास्टर कोर्स के साथ जा सकते हैं, जहां पे आपको सारे यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हम कह सकते हैं हिस्ट्री हो गई, वो आपको मिल गया, प्लस आपको क्यूआरई क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश भी करना है, तो आप इस कोर्स के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, मेरा क्वांट्स मतलब मेरा सीसेट भी अच्छा है, मेरा क्वांट रीजनिंग पे काफ़ी अच्छा आपके से होल्ड है, मुझे तो सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट्स पढ़ना है, जैसे कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे तो पढ़ना है सर, मुझे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना है, लेबर लॉज पढ़ने हैं, ठीक है, आप कैसे सोशल सिक्योरिटी एक्ट पढ़ने हैं, तो आप हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मुझे काफ़ी चीज़ें पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एनरोल कैसे करना, थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको फटाफट में ब्रीफ में बता देता हूँ कि आप यहाँ पे एनरोल कैसे कर सकते हैं। तो फटाफट में अगर आप देखिए दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, अगर वेबसाइट की बात है www.edutap.in, यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों।
ठीक है। जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखेंगे। अब कोर्सेज में आपको यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज पे जाके क्लिक करना है। यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज पे जब आप दोस्तों क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये सब ऐसी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स हो गया, लाइव क्लासेस हो गया, वन ऑन वन मेंटरशिप हो गया, टेस्ट सीरीज होगी, और ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं दोस्तों, स्पेशल सब्जेक्ट के कोर्सेज मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। इनके बारे में पढ़ना तो आप स्पेसिफिक कोर्स के साथ जा सकते हैं। बाकी मास्टर कोर्स तो मैंने आपको बताया ही है दोस्तों, यहाँ पे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके जिस भी स्पेसिफिक कोर्स के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, वहां पे जाके आप स्पेसिफिक कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन काफी बढ़िया लगा होगा, काफी मजा आया होगा। प्लस आपका जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, काफी प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है दोस्तों, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, दैट इज एट hello@edutap.co.in। आप हमारे साथ कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। ठीक है दोस्तों, तो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगा। तब तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप हमारे पुराने सेशंस को भी अच्छी तरह देख लेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को पढ़ना है, बिकॉज इस एग्जामिनेशन में ना, यूपीएससी एग्जामिनेशन में एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपको चीजें रटनी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग में यूपीएससी बहुत खेलेगा, आपको फैक्ट्स पे कम खेलेगा। आपके फैक्ट्स पूछेगा भी, बट वो भी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो हमने काफी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किया पुराने सेशंस में दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं आप वो सेशंस देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज उन सेशंस को भी देखिए। ठीक है जी। प्लस अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाइए। कोई भी डाउट आता है, हम हमेशा आपके साथ हैं। चलिए जी, मिलते हैं आपको अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।